कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। सूखाग्रस्त जिलों में सरकार ने बढ़ाया बीज पर अनुदान। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों के लिए जारी किए 2,800 करोड़ रुपए। देसी गाय को बढ़ावा देगी केंद्र सरकार। किसानों को उत्तर प्रदेश कृषि विभाग देगा अनुदानित सोलर पंप। आम की पैदावार बढ़ाने के लिए बागवानों ने तेज की तैयारी। सरकार बढ़ाएगी धान खरीद का लक्ष्य। और उत्तर प्रदेश सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए केंद्र से करेगी बात। अब कृषि समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार सूखाग्रस्त 50 जिलों में गेहूं के बीजों पर 2.5 गुना अनुदान देगी। वहीं दलहन पर अनुदान बढ़ाकर 3 गुना कर दिया है। तिलहन पर भी सरकार अब केंद्र के बराबर 1,200 रुपए प्रति क्विंटल अनुदान देगी। अभी तक तिलहन पर कोई अनुदान राज्य सरकार नहीं देती थी। कैबिनेट ने बाय सर्कुलेशन इस फैसले को मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार किसानों को सस्ता और प्रामाणिक बीज उपलब्ध कराती है। गेहूं के बीज पर अभी तक केंद्र सरकार 1 क्विंटल पर 1,000 रुपए और प्रदेश सरकार 400 रुपए अनुदान देती थी। प्रदेश सरकार ने अपने हिस्से का अनुदान भी बढ़ाकर केंद्र के बराबर 1,000 रुपए कर दिया है। इस तरह किसानों को अब 1,400 की बजाय गेहूं पर 2,000 रुपए कुल अनुदान मिलेगा। चना, मटर और मसूर की सभी प्रजातियों पर केंद्र सरकार अभी तक 2,500 रुपए प्रति क्विंटल अनुदान देती है। वहीं राज्य सरकार 800 रुपए अनुदान देती है। राज्य सरकार ने भी अपने हिस्से का अनुदान बढ़ाकर केंद्र के बराबर 2,500 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। इस तरह किसानों को अब 5,000 रुपए प्रति क्विंटल अनुदान मिलेगा। राई, सरसों, तोरिया और अलसी की सभी प्रजातियों पर केंद्र सरकार अभी तक 1,200 रुपए प्रति क्विंटल अनुदान देती थी। राज्य सरकार कोई अनुदान नहीं देती थी। अब राज्य सरकार भी 1,200 रुपए प्रति क्विंटल अनुदान देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना किसानों के भुगतान के लिए हमने 2,800 करोड़ रुपए अतिरिक्त सहायता चीनी मिलों को दी। 2,000 करोड़ रुपए किसानों तक पहुंच भी गए। मुख्यमंत्री ने गन्ना पेराई सत्र 2015-16 की समीक्षा के दौरान कहा कि किसानों का हित सर्वोपरि है। उन्होंने अफसरों से कहा कि गन्ना किसानों के हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने प्रदेश की सभी चीनी मिलों में पेराई जल्द शुरू कराए जाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में प्रमुख सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि अतिरिक्त सहायता से प्रदेश के गन्ना किसानों को 23 सहकारी चीनी मिलों ने 100%, निगम क्षेत्र की एक चीनी मिल ने भी 100% भुगतान कर दिया है। निजी क्षेत्र की 94 चीनी मिलों ने 85.07% अनुदान कर दिया है। वर्तमान पेराई सत्र 2015-16 में अब तक 21 चीनी मिलों ने पेराई शुरू भी कर दी है। घी, गाय और परंपरागत कृषि को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार विशेष अनुदान देगी। ऑर्गेनिक खेती के लिए केंद्र हर राज्य में 10,000 समूह प्रतिवर्ष बनाएगा। एक समूह में 50 हेक्टेयर कृषि भूमि शामिल होगी। इसके अलावा सरकार देसी गायों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। उम्मीद है कि अगले 10 वर्षों में हर गांव में देसी गाय की उपलब्धता होगी और संकर किस्मों की गायें कम हो जाएंगी। इसके लिए देसी गाय की उत्पादकता 4 से 5 किलो दूध प्रतिदिन से बढ़ाकर 10 से 15 किलो प्रतिदिन करनी होगी, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सके। पिछले साल की तरह इस बार भी मौसम की मार फसल बर्बाद न कर दे, इसकी चिंता अब किसानों को सताने लगी है। प्राकृतिक आपदा से फसलों को कम नुकसान हो, इसके लिए कृषि विभाग की तरफ से किसानों को सोलर सबमर्सिबल पंप अनुदानित रेट पर दी जा रही है। इस मशीन की कीमत बाजार में 4 लाख से ज्यादा है, लेकिन सरकार इस पर 3,17,000 की सब्सिडी दे रही है। जिन किसानों को इसका लाभ चाहिए वे कृषि विभाग की वेबसाइट www.upagriculture.com पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए किसानों को खतौनी, आईडी प्रूफ और बैंक पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी अपलोड करनी होगी। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद किसान कागज का प्रिंट आउट अपने नजदीकी बीज भंडार गृह में जाकर जमा करवा सकते हैं। इसके बाद कृषि विभाग अपनी तरफ से कंपनियों को भेजकर सोलर पंप लगवाएगा। आम का मौसम मीठा हो, इसकी तैयारी मलिहाबाद में अभी से शुरू हो गई है। दिसंबर की शुरुआत होते ही आम के पेड़ों में कुछ बांधना शुरू हो गया है। 1 दिसंबर को ही बारिश से आम के पेड़ों की जमीनी ताकत भी बढ़ गई है।
मौसम के मिजाज को देखते हुए आगमन बौर आने के आसार भी बढ़ गए हैं। आम का उत्पादन बढ़ाने के लिए मलिहाबाद फलपट्टी क्षेत्र के बागवान दिसंबर से बागों की गुड़ाई और कीटों से बचाव के लिए आम के पेड़ों के तनों में फलीडाल पाउडर आदि का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। क्षेत्र के प्रगतिशील बागवान और पद्मश्री कलीमुल्ला खान का कहना है कि उद्यान विभाग की ओर से आयोजित होने वाली आम उत्पादकों की समस्याओं को हल करने की आम गोष्ठी 15 दिसंबर तक हो जानी चाहिए, क्योंकि इस समय तक बाग फसल के हिसाब से खुल जाते हैं। क्षेत्र प्रमुख आम उत्पादक अहसन अजीज खान का कहना है कि यही समय है जब हम बागवानों को स्प्रे कराने संबंधी परामर्शों की आवश्यकता है, क्योंकि दिसंबर के दूसरे से आखिरी सप्ताह तक बागों में छिड़काव का समय अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस समय तक जिन कीटाणु को मार दिया जाता है वह कीटाणु बौर खिलने पर परागन होने पर फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। उत्तर प्रदेश में धान खरीद का लक्ष्य 25 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 42 लाख मीट्रिक टन किया जा सकता है। पश्चिमी क्षेत्र में धान खरीद 31 जनवरी 2016 तक की जाएगी। प्रदेश सरकार केंद्र से अगले वर्ष खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50% से अधिक बढ़ाने का अनुरोध करेगी। मूल्य परामर्शदात्री परिषद की बैठक में प्रस्तावित मूल्य तय किया गया। सचिवालय में परामर्शदात्री समिति की बैठक सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में हुई, जिसमें राज्य कृषि मंत्री, प्रमुख सचिव कृषि सहित दूसरे सदस्य शामिल हुए। बैठक में ये बात उभर कर आई कि प्रदेश सरकार की संस्तुतियों से काफी कम समर्थन मूल्य घोषित होने के चलते किसानों को लागत के हिसाब से दाम नहीं मिल पाते हैं। अब जब केंद्र नए सत्र के लिए समर्थन मूल्य तय करेगी तो उसे राष्ट्रीय किसान आयोग व प्रदेश सरकार की संस्तुतियों का ध्यान रखकर मूल्य घोषित करना चाहिए। कृषि निदेशालय पर आयोजित कार्यक्रम में 600 किसानों को उनकी खेत की मिट्टी की जांच कर रिपोर्ट सौंपी गई। प्रधानमंत्री जी ने फरवरी में मृदा हेल्थ कार्ड अभियान शुरू किया था। आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश की मंडियों के कुछ ताजा मंडी भावों पर। धान लखनऊ की मंडी में 1490 रुपए, सीतापुर की मंडी में 1240 रुपए, रायबरेली की मंडी में 1270 रुपए, हरदोई की मंडी में 1350 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 1300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल लखनऊ में 2100 रुपए, सीतापुर में 2110 रुपए, रायबरेली में 2050 रुपए, हरदोई में 2140 रुपए और फैजाबाद में 2050 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गेहूं लखनऊ में 1580 रुपए, सीतापुर में 1560 रुपए, रायबरेली में 1575 रुपए, हरदोई में 1570 रुपए और फैजाबाद में 1565 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मसूर लखनऊ में 6000 रुपए, सीतापुर में 5955 रुपए, हरदोई में 5910 रुपए और फैजाबाद में 5870 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुड़ लखनऊ में 2715 रुपए, सीतापुर में 2820 रुपए, रायबरेली में 2890 रुपए, हरदोई में 2770 रुपए और फैजाबाद में 2955 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू लखनऊ में 525 रुपए, सीतापुर में 535 रुपए, रायबरेली में 540 रुपए, हरदोई में 510 रुपए और फैजाबाद में 525 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर लखनऊ में 1630 रुपए, सीतापुर में 1595 रुपए, रायबरेली में 1580 रुपए, हरदोई में 1585 रुपए और फैजाबाद में 1470 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बैंगन लखनऊ में 715 रुपए, रायबरेली में 705 रुपए और फैजाबाद में 725 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं।
डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, कहते हैं कि करते हैं अगर प्रयोग निरंतर खेत में जैविक खाद, अच्छी होगी फसल हमेशा, इतना रखो याद। अभिप्राय यह है कि अगर हम अपने खेतों में जैविक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो इससे हमारे खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, और जब उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो फसल भी भैया अच्छी होगी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं जैविक उर्वरकों का सब्जियों में प्रयोग। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर जगन्नाथ पाठक जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं जैव उर्वरक हैं क्या? देखिए सुनील जी, जैव उर्वरक एक तरह से सूक्ष्म जीवाणुओं के टीके होते हैं जिनमें इन जीवाणुओं की कोशिकाएं होती हैं और इस जो सूक्ष्म जीव के टीके होते हैं जैव उर्वरक के रूप में, उसमें बैक्टीरिया यानी जीवाणु और फंजाई यानी कवक और एल्गी शैवाल, इनको शामिल किया जाता है। और ये पौधे के लिए पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और कुछ हद तक कभी कहीं ऐसा भी पाया गया गंधक का भी उपयोग मतलब बढ़ा देते हैं। इस प्रकार से ये जैव उर्वरक होते हैं। जी डॉक्टर साहब, आजकल जैव उर्वरकों के प्रयोग पर बहुत बल दिया जा रहा है कि सब्जियों में भी रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ऐसा क्यों? इसकी आवश्यकता क्या है? इसके देखिए सुनील जी, 3 बिंदु हैं। पहला बिंदु तो ये है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से या रसायनों के प्रयोग से एक तो हमारे उत्पाद की गुणवत्ता खराब हो रही है और दूसरे भूमि की उत्पादकता और उर्वरता गिर रही है। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जब जो पोषक तत्वों की मांग है फसल के लिए
वो रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से पूरी नहीं की जा सकती। उसमें 10 मिलियन टन का अंतर है। तो उस अंतर को पूरा करने के लिए, भूमि की उर्वरता और उत्पादकता को बनाए रखने के लिए तथा उत्पादित होने वाले उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जैविक उर्वरकों का प्रयोग आवश्यक है। जी डॉक्टर साहब, ऐसा कहते हैं कि भाई रासायनिक उर्वरकों का अगर आप बहुतायत प्रयोग कर रहे हैं जी। तो जो उर्वरक शक्ति है खेत की, मिट्टी की, वो कम होती है, जबकि जैविक उर्वरकों से बढ़ती। क्या ये बात सही? ये पूर्णतया सत्य है। इसके पीछे कारण ये है कि जो हमारी मिट्टी है वह एक सजीव पिंड है, जीवित पिंड है, और वही मिट्टी उर्वर होगी जिसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या होगी। तो जब हम रसायनों का बार बार प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे जो उसमें सूक्ष्म जीव हैं, जिनको हम माइक्रोफ्लोरा और माइक्रोफोना कहते हैं, वो नष्ट होने लगते हैं, और अगर वो नष्ट हो जाएंगे तो उर्वरा शक्ति गिर जाएगी। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि जिस मिट्टी में सूक्ष्म जीव नहीं होंगे वो मिट्टी कभी भी उर्वर नहीं हो सकती है। और दूसरे तरीके से अगर कहें कि अगर मिट्टी में सूक्ष्म जीव नहीं हैं तो डाला गया रासायनिक उर्वरक भी फसल को प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में जैविक उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है, इसलिए उसकी उर्वरता भी बढ़ती है। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों के दिमाग में ये भी बात आती है कि भाई अगर हम जैविक उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो कहीं हमारी फसल अच्छी नहीं हुई, रासायनिक उर्वरकों प्रयोग से वृद्धि अधिक होती है तो उससे फसल अच्छी होगी। तो क्या ये बात भ्रांति है या सही है? देखिए सुनील जी, ये पूर्णतया भ्रांति है जी। अगर रासायनिक उर्वरकों के साथ में जैविक उर्वरकों का प्रयोग किया जाएगा तो कभी भी नुकसान तो हो ही नहीं सकता है। फसल उत्पादन या तो बढ़ेगा और नहीं तो उस पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब उसमें वातावरणीय स्थितियां अगर बदल जाती, मान लीजिए सूखा पड़ जाता है, अधिक बरसात हो जाती है, या मिट्टी की उर्वरा शक्ति यानी पीएच और दूसरी चीजें ठीक नहीं है, वो एक अलग पहलू है। लेकिन जैविक उर्वरकों के प्रयोग से किसी भी फसल के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव कभी भी नहीं पड़ता है। ये बिल्कुल किसान भाई अपने दिमाग से निकाल दें और खुल करके जैविक उर्वरकों का प्रयोग करें। डॉक्टर साहब, जैविक उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं? देखिए सुनील जी, यहाँ पर हम अपने कृषक भाइयों को बताना चाहेंगे, जैविक उर्वरकों का वर्णन 2 तरीके से किया जा सकता। पहला, उनके रहन सहन के आधार पर। तो एक रहन सहन के आधार पर सहजीवी जैव उर्वरक होते हैं जो पौधे की जड़ की गांठ में रह करके अपना जीवन चलाते हैं और पौधे को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। और दूसरे स्वतंत्र रूप से रहने वाले जैव उर्वरक जो मिट्टी में रहते हैं लेकिन पौधे की जड़ के अंदर नहीं रहते हैं, पौधे की जड़ के पास रहते हैं। अच्छा, पौधे की जड़ के तो पास उनको सहचर कहते हैं, और जो पौधे की जड़ में गांठ में रहते हैं उनको सहजीवी कहते हैं। तो 2 तरीके के ये हो गए। अगर हम इसको पोषक तत्वों के आधार पर देखेंगे तो 2 तरीके के मुख्यतया होते हैं। एक तो जो पौधे को नत्रजन प्रदान करते हैं पोषक तत्व के रूप में, और दूसरे जो फास्फोरस प्रदान करते हैं पोषक तत्व के रूप में। ये 2 प्रकार के होते हैं जी। डॉक्टर साहब, एक राइजोबियम नाम का भी जैव उर्वरक है, तो ये क्या काम करता है? निश्चित रूप से राइजोबियम एक सबसे मतलब प्रसिद्ध और जाना जाने वाला जैव उर्वरक है जी। देखिए यहाँ पर ये राइजोबियम जो होता है मुख्यतः दलहनी फसलों में काम आता है। दलहनी फसलों के लिए ही है, काम नहीं आता है, बल्कि ये कहें। अच्छा। तो ये क्या होता है, जब हम इसका बीजोपचार या मृदा उपचार से प्रयोग करते हैं तो ये पौधे की जड़ों में, जब दलहनी फसल को किसान भाई जाएंगे खेत में और उसको 20 दिन बाद उखाड़ेंगे, चाहे वो चना हो या तुअर हो, मटर मसूर कोई, तो उसकी जड़ में गांठें पाई जाती। उन गांठों में ये सूक्ष्म जीव रहता है। जब उस जड़ की गांठ को फोड़ेंगे तो हल्का सा लाल लाल सा निकलेगा, जैसे रक्त का रंग होता है हीमोग्लोबिन के। तो वो राइजोबियम होता है जो जड़ की गांठों में रह करके पौधे को नत्रजन उपलब्ध कराता है। चूंकि हमारा जो 1 हेक्टेयर का क्षेत्रफल होता है उसके ऊपर 80,000 मीट्रिक टन करीब नाइट्रोजन रहती है, जो प्रत्यक्ष रूप से फसल को प्राप्त नहीं हो सकती है। लेकिन इस जीवाणु के माध्यम से ये उसको तत्वीय रूप में बदल देता है और पौधा उसको उपयोग कर लेता है, और बदले में पौधा उसको ऊर्जा प्रदान करता है जिससे उसका जीवन चलता रहे। इसीलिए इसको सहजीवी नत्रजन स्थिर कारक कहा गया है। और यहाँ पर मैं ध्यान दिला दूं, जैसा कि आज अपना विषय है सब्जियों में जैव उर्वरकों का प्रयोग, तो सब्जियों में ये विशेष रूप से काम नहीं आता है। ये सिर्फ अगर सब्जी के रूप में आप मटर की खेती कर रहे हैं तो वहीं इसका प्रयोग आएगा। अच्छा। बाकी किसी भी फसल में इसका प्रयोग नहीं हो सकता है सब्जी। डॉक्टर साहब, तो फिर सब्जियों में काम आने वाले वो कौन कौन से जैव उर्वरक हैं? देखिए अभी जैसे हमने बताया राइजोबियम को मटर में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे जो जैव उर्वरक सब्जियों में काम आएंगे वो होते हैं नत्रजन स्थिर कारक, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलियम और एसिटोबैक्टर।
ये जीवाणु हैं। दूसरे जो और एक होता है जो स्फुरघोलक होता है, जो कि मृदा में डाले गए फास्फोरस यानी स्फुर को, जैसे किसान भाई डीएपी के माध्यम से, सुपर फास्फेट के माध्यम से या अन्य किसी भी स्रोत के माध्यम से फास्फोरस का प्रयोग करते हैं तो वो अधिकतम 20 से 30% पौधे को प्राप्त हो पाता है। शेष जो है मिट्टी में वो स्थिर हो जाता है यानी फिक्स हो जाता है, कैल्शियम फास्फेट के रूप में, मैग्नीशियम फास्फेट, रॉक फास्फेट, ट्राई कैल्शियम फास्फेट आदि आदि रूपों में। तो उस फास्फोरस को घुलनशील बना करके पौधे को उपलब्ध कराने वाले जैव उर्वरक, जिनको हम स्फुरघोलक या फास्फोरस घोलक जैव उर्वरक कहते हैं, इसमें भी जीवाणु होते हैं जो कि बैसिलस पॉलीमिक्सा और सीडोमास स्ट्राटा, सीडोमास होता है। इसके अलावा कवक होता है, एस्परजिलस आवामोरी और पेनिसिलियम, और इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण कवक होता है वो होता है माइकोराइजा। जी, ये जो है पौधे के लिए नत्रजन और फास्फोरस उपलब्ध कराते हैं। तो सब्जियों में मुख्यतः इनका प्रयोग हो सकता है, इन जैव उर्वरकों का, जो स्फुरघोलक और नत्रजन, मतलब जो फास्फोरस की मात्रा जितनी पौधों को मिलनी चाहिए वो स्फुरघोलक के माध्यम से मिल सकती है। नहीं, यहाँ पे सुनील जी ये कहना चाहता हूँ कि जो किसान भाई फास्फोरस प्रयोग करते हैं, डीएपी, सुपर फास्फेट या अन्य किसी स्रोत से, वो पूरा पौधे को नहीं मिल पाता। तो ये जो मिट्टी में पड़ा हुआ है, बेकार पड़ा हुआ है यानी स्थिर हो गया है, फिक्स हो गया, किसी काम नहीं आ रहा, तो जब हम इन जैव उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो ये उस मिट्टी से उस फास्फोरस को घुलनशील बना देते हैं। कैसे बना देते हैं कि ये जब अपने मिट्टी में रहते हैं तो ये विभिन्न प्रकार के एसिड का स्राव करते हैं, अम्लों का जी, जैसे मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, फार्मिक एसिड, इस तरह के। और ये एसिड वो जमीन में जो स्थिर फास्फोरस है विभिन्न रूपों में, उससे क्रिया करके उसको घुलनशील बना देता है। और जब फास्फोरस घुलनशील होकर के मृदा के विलयन में यानी मृदा में आ जाता है, उसके जो विलयन होता है, तो उससे पौधा जो है अवशोषित कर लेता है, तो फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाती है। तो जहां पर किसान भाई स्फुरघोलक जैव उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो बैसिलस हो या फिर माइकोराइजा हो, तो वहां पर वो फास्फोरस प्रयोग करने वाले उर्वरकों की मात्रा को 20% तक कम भी कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं एक बात और जानना चाहता हूँ। आजकल ये भी कहा जाता है कि भाई अगर आप अच्छी फसल चाहते हैं, उत्पादन अच्छा चाहते हैं, तो बीजोपचार करें, जड़ों का उपचार करें, भूमि का उपचार करें। तो क्या ये हम जैव उर्वरक के माध्यम से कर सकते हैं? निश्चित रूप से जैव उर्वरक का अगर आपको प्रयोग करना है किसी भी अपनी खेती में, सब्जियों में या अन्य भी फसलों में, तो उसके 3 ही तरीके हैं आपको पहुंचाने के। या तो आप बीज उपचार करें, या फिर आप जड़ों उपचार यानी सीडलिंग ट्रीटमेंट बोलते हैं, या फिर भूमि उपचार करें। 3 तरीके से ही आप कर सकते हैं। जब बीजोपचार की बात आती है तो मुख्यतः ये दलहनी फसलों, अनाज वाली फसलों में ज़्यादा कारगर है, चूँकि सब्जी फसलों का बीज बहुत थोड़ा प्रयोग होता है, तो इसलिए बीज उपचार उतना उपयुक्त नहीं होगा। मैं यहाँ से सीधे किसान भाइयों को अपने सलाह दूंगा कि वो जो है जड़ उपचार करें। इसके लिए वो कम से कम 600 ग्राम और अधिकतम 1 से 2 किलोग्राम जैव उर्वरक को 10 से 15 लीटर पानी में घोल लें, और घोलने के बाद उसमें जड़ें, जिस फसल को लगाने जा रहे हैं उसकी जड़ों को डुबोएं 10 से 15 मिनट, और उसके बाद निकाल करके सीधे रोपाई कर दें तो लाभ मिलेगा। और अगर भूमि उपचार करना चाहते हैं तो जैव उर्वरक की उपयुक्त मात्रा अधिकतम 5 किलो ले सकते हैं, और कम से कम 1 से 2 किलो ले सकते हैं, और उसको उपयुक्त मात्रा के गोबर खाद में मिला करके और खेत की अंतिम जुताई के समय उसको छिड़क करके और उसकी जुताई कर दें, वो मिट्टी में पहुंच जाएगा। फिर वहां वो अपनी संख्याएं बढ़ा करके फसल को लाभ पहुंचाते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी दी है हमारे किसान बहन भाइयों को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जैव उर्वरक हमारी फसलों के लिए किस तरह से लाभप्रद हो सकते हैं, डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई उस पर आप अमल करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।